हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के ऊपर कि उत्तराखंड को 20 साल पूरे हो चुके हैं और 21वें वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश कर चुका है। इन 20 सालों के दरमियान उत्तराखंड में कितना बदलाव आया है, कितना परिवर्तन हुआ है और कितने आगे समय में क्या क्या चीज़ें और की जानी चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जय सिंह रावत जी। सर, मेरा सवाल यही रहेगा कि अगर 20 सालों की हम बात करें उत्तराखंड के ऊपर परिप्रेक्ष्य में, कितना बदलाव आप देखते हैं? बदलाव तो काफ़ी आ गया। आप ये समझिए कि राज्य बनने से पहले छोटा एक सिटी स्कैन के लिए भी किसी का तकलीफ होती थी तो या तो पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था, एम्स में जाना पड़ता था। तो आज ये समझिए सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देहरादून में है, हरिद्वार में है, आपका इधर आ गई हैं। आज पहले एक मेडिकल कॉलेज होता था, आज 2 3 4 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने हो गए हैं कि उनकी सीटें ही भरनी मुश्किल हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा। बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज काफ़ी हो गए हैं। आपके नई नई यूनिवर्सिटी उसको यहाँ पर खुल गई हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। सड़कें उस समय जो थी मेरे ख्याल से 10 12 हज़ार गांव ऐसे थे कि जो सड़कों से दूर थे। आज लगभग रह गए हैं, अभी 4 5 हज़ार गांव हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सड़कों से जुड़ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में बिजली पहुंच गई है, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में आपका पानी पहुंच गया है। तो काफ़ी उसके बदलाव तो काफ़ी आया है। पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। आप ये समझिए कि सब अब मीडिया ही देखिए, कितने मीडिया हाउसेज यहाँ पर आ गए। भाई वहीं आती है जहाँ शहद होता, मधुमक्खियाँ भी तो वहीं आती हैं जहाँ शहद होता है। काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन लगता है कि जितनी यहाँ की संभावनाएं थी उतना और बेहतर हो सकता था। अगर हो सकता था, अगर यहाँ विजनरी नेतृत्व अगर होता, यहाँ दूरदृष्टि वाला नेतृत्व, अगर राजनीतिक नेतृत्व होता। असली काम तो उनका विजन उसी पर होता, राजनीतिक नेतृत्व का होता। जैसे हिमाचल का डॉक्टर परमार का जो विज़न था उस समय, या कैरो प्रताप सिंह कैरो का विज़न था हिमाचल के लिए तो था। तो हिमाचल आज एप्पल स्टेट, बाउल ऑफ एप्पल्स कहते हैं, फ्रूट्स का कहा जाता है। वहाँ बिजली इतनी होगी, बहुत सारी वहाँ पर है। तो यहाँ भी और अधिक हो सकता था, बशर्ते कि यहाँ का नेतृत्व होता। दिक्कत यह हुई कि शुरू में आप कन्फ्यूजन रहा। कभी बोला साहब ये ऊर्जा प्रदेश बन गया, बनेगा, कभी बोला पर्यटन प्रदेश बनेगा, कभी बोला आपने आयुष प्रदेश बनेगा, कभी बोला जड़ी बूटी प्रदेश बनेगा। लेकिन बना क्या आखिर? चाहता इसका मतलब हमारा जो नेतृत्व था वो दिग्भ्रमित था। उसकी वजह भी ये रही है कि आप अगर कंपेयर करें हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश 48 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 48 से आपका 71 तक, सन 71 में पूर्ण राज्य उसको बना। अब 71 से लेके अब तक लोग जो 50 कितने साल हुए हैं, 4 5 दशकों में वहाँ केवल 6 लोग मुख्यमंत्री बने हैं। आपके शुरू में डॉक्टर परमार बने, डॉक्टर परमार के बाद रामलाल बने, रामलाल के बाद शांता कुमार बने, शांता कुमार के बाद आपके राजा वीरभद्र सिंह बने, प्रोफेसर धूमल बने, और अब जयराम ठाकुर बन गए। इतने कम से कम 5 दशकों में 5 6 लोग बने हैं, केवल मुख्यमंत्री बने हैं। और उत्तराखंड में 10वें 11वें साल में ही आपके 7 8 मुख्यमंत्री बन चुके थे। आप ये लिखिए, पहले आपका स्वामी जी आए, मन अंतरिम सरकार में भी मुख्यमंत्री 2 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। स्वामी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद कोश्यारी जी को कुछ महीने मिले। क्या आप कल्पना करो, तिवारी जी को 5 साल मिले तो तिवारी जी के आपको जो भी विकास दिख रहा है, जो पुल दिख रहे हैं, जो सड़कें दिख रही, जो यूनिवर्सिटीज़ दिख रही हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस दिख रहे हैं, जो भी आपका दिख रहा है वो तिवारी जी के ज़माने में हुआ, क्योंकि उन्होंने 5 साल पूरा किए। उसके बाद खंडूरी जी आए, खंडूरी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। निशंक आए, वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। फिर खंडूरी जी आए, खंडूरी जी को 4 5 महीने भी नहीं मिले, है ना। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार, विजय बहुगुणा आए, वो भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। फिर हरीश रावत आए, हरीश रावत का आपको 2016 में आपने देखा वो क्या उत्पाद, अपनी ही पार्टी के लोगों ने क्या उत्पाद किया। अब त्रिवेंद्र सिंह जी हैं, अब आज गए कल गए, आज गए कल गए, अखबारों में ये बात। तो वो राजनीतिक अस्थिरता सबसे बड़ा जो यहाँ का जो विकास में बाधक रहा है, राजनीतिक अस्तित्व अस्थिरता रही है। उससे हुआ क्या आपका कि जिन लोगों को अपने ही भविष्य का पता नहीं था कि मैं कितने दिन ये कुर्सी पर टिका रहा हूँ, वो उत्तराखंड के भविष्य के बारे में क्या सोचते। वो खुद पहले अपने जो नेता अपने भविष्य के लिए चिंतित थे,
उन वो इस उत्तराखंड के भविष्य के बारे में सोच नहीं पाए। तो वो इसलिए हुआ कि ऊपर से थोपे गए नेता, जो मुख्यमंत्री ऊपर से थोपे गए, जबकि यहाँ से होना था जो स्वाभाविक नेतृत्व तो ये होता कि जनता द्वारा चुने गए विधायक अपना नेता चुनते तो वो ज़्यादा लोगों को एक्सेप्टेड होते, तो ज़्यादा लोगों को होते तो वो स्थिर भी होते। अब ऊपर से आप थोप रहे हैं। अब देख रहे त्रिवेंद्र सिंह जी के लिए चिट्ठी आगे भेज दी लाखीराम जोशी ने कि भाई इनको हटाओ यहाँ से, अब नहीं पार्टी के लोग। तो दिक्कत क्या आ रही कि जो यहाँ का राजनीतिक जो कल्चर है लोगों में, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, दूसरे का नेतृत्व सहते नहीं लोग यहाँ पर। हर कोई मुख्यमंत्री बन, जो ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकता था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए लोग। मतलब जो चपरासी नहीं बन सकते थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये कहते हैं ना ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। तो यहाँ तो वो स्थिति हो गई है। तो सब राजनीतिक अस्थिरता के कारण हुआ, अपरिपक्वता के कारण हुआ, और उस स्टेट में हुआ जिस स्टेट ने इस देश को गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेता दिए हों, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत दिए हों, हिमवती नंदन बहुगुणा दिए हों, आपका नारायण दत्त तिवारी जैसे अनुभवी नेता जिस क्षेत्र ने दिए हों, वहाँ नेतृत्व को वो इस दुर्दशा की वजह से भी ये आगे बढ़ नहीं पाया। और जो कर भी रहे हैं वो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार वालों के लिए हो। आप देखें ना जमीनों को क्या खुर्द-बुर्द की जा रही है। तो ये स्थिति है। एक चीज़ सर, और जिस तरीके से राज्य बना था, तो खटीमा गोलीकांड हो या 2 अक्टूबर 1992 का जो दिन है, उसमें कई सारे लोग, 6 से ज़्यादा लोग शहीद भी हुए थे, 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन अभी तक राजनीतिक, इसको आप इच्छा शक्ति का अभाव मानेंगे कि उन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, उन आंदोलनकारी जो शहीद लोग हुए थे? ये दिक्कत ये है कि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व रहा वो ईमानदार नहीं रहा है। और अगर वो ईमान, क्योंकि उनको दिया है कि अपनी कुर्सी से मतलब है, कुर्सी से तोड़ो, कुछ जात बिरादरी के नाम पर तोड़ो, क्षेत्र के नाम पर तोड़ो, आप धर्म के नाम पर तोड़ो, आप अपनी योग्यता के नाम पर नहीं है। अपने जो आप स्वाभाविक नेतृत्व होता ना, जो सबका नेता होता तो तब जाके होता। यहाँ तो ब्राह्मणों के नेता हैं, यहाँ तो ठाकुरों के नेता हैं, यहाँ पहाड़ के नेता हैं, यहाँ मैदान के नेता हैं, यहाँ हिंदुओं के नेता हैं, यहाँ मुसलमानों के नेता हैं। तो कैसे पड़ेगा? जनता के नेता होते तो बात होती। दिक्कत क्या है, अगर आपने सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ी होती जो मुजफ्फरनगर कांड के बारे में हुई है, आपके उसके मसूरी हुआ है, खटीमा, जिन की बात की होती, अगर महिला आयोग की आपने रिपोर्ट तत्कालीन पढ़ी होती तो रोंगटे खड़े करने वाली है। किस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि स्टेट टेररिज्म था, राज्य प्रायोजित आतंकवाद की संज्ञा जो हाईकोर्ट देता है उस समय। अब उसके बाद नेता आया अपना जाके 9 नवंबर को शहीद स्थल गए, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, टोपी पहन के चले गए वहाँ पर, और कुछ नहीं करते हैं। मतलब आज तक जो उसका मुजफ्फरनगर के डीएम ने कहा था कि जो महिला अंधेरी रात को गन्ने के खेत में जाएगी उसके साथ बलात्कार ही होगा। मतलब इस तरह से उस बुआ सिंह का क्या हुआ, उस अनंत कुमार सिंह का क्या हुआ, है ना। उसके बाद जो हमारे नेता, उत्तराखंड के नेताओं के की अपनी पार्टी के लिए जिम्मेदारी ना, वो पार्टी के लिए जवाबदेह रहे, पार्टी के लिए लॉयल रहे, उत्तराखंड के लिए लॉयल नहीं रहे। ठीक है, पार्टी के लिए भी वो तहे दिल से नहीं रहे। पार्टी के लिए इसलिए रहे कि हमको पद मिलेगा, हमको विधायकी मिलेगी, हम मिनिस्टर बनेंगे, तब रहे उस पार्टियों। क्योंकि नेता अपनी पार्टियों के लिए भी लॉयल नहीं है, केवल कुर्सी के लिए लॉयल है। तो वो उस वजह से जो है ना, उनको आज कितने 25-30 साल, इतने साल 25 साल हो गए हैं। और मुजफ्फरनगर कांड के जो लिखा नाम दिए हुए थे, उनमें से 2 लोग उत्तराखंड के गढ़वाल के थे जिनका नाम सीबीआई रिपोर्ट में आया है। और उनमें से एक जब राज्य बना तो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए भर्ती कर दो, उसको रिटायरमेंट के बाद भी उसको रखा गया कि ये पुलिस वालों को भर्ती देगा ताकि ये आम आंदोलनकारियों के साथ रेप करे, उनका दमन करे। ये स्थिति थी। गीता प्रसाद नैनवाल को इन्होंने वैसे भर्ती कर दिया। दूसरे का नाम आया जो राजेंद्र पाल सिंह का पीए रीडर क्या था, सब इंस्पेक्टर एक नौटियाल था, उसको आ गया, वो तरक्की करते मेरे ख्याल से डीएसपी रिटायर हो गया होगा उससे। तो इस तरह की स्थितियां थी आपके। तो ये किया, आपको पता ही नहीं चला मुजफ्फरनगर कांड क्यों हुआ। आप ये देखें ना, देखने वाली बात थी। कोटद्वार से भी लोग गए, आपके नैनीताल वगैरह कुमाऊं से भी लोग गए, मुरादाबाद से भी लोग चले गए उनके साथ, तो उनको नहीं रोका गया कहीं पर। केवल वही यहाँ से लोगों को रोका गया। एक
दूसरी बात ये थी कि जब ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि खंडूड़ी जी ने बोला साहब हथियार लेके आओ सब लोग, अरे बाद में तो उसकी गृह मंत्री ने माफी मांगी खंडूड़ी जी से कि हमने गलती से, वो दीपचंद ने लिख दिया कि आपने बोला था कि इसलिए सैनिकों को हथियार लेके आओ, इसलिए ये वहां पर रोका गया है। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं, वो तो गलती की वजह से होगी। लेकिन कौन था वो आदमी जिसने दिल्ली पुलिस को गुमराह किया कि उत्तराखंड से लोग पत्थर लेके आ रहे हैं, हथियार लेके आ रहे हैं, नुकीले पत्थर, यूनिवर्सिटी कॉलेज से स्टूडेंट आ रहे हैं, सब जेबों में थैला भर भर के पत्थर लेके आ रहे हैं, उत्पात करने आ रहे हैं, दिल्ली को लूटने आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? यहीं से दी होगी। किसी ने इसकी जांच की कोशिश की? नहीं की। आप बड़े बड़े, अब राज्य में आए साल 56 घोटाले आप आयोग बिठा देते, जो भी सरकार आती जांच करा देती, पिछली सरकार की जांच कर, अब अगली सरकार जो भी आएगी वो इनके कारनामों की जांच करेगी, और वो जांच किसी कहीं तक नहीं पहुंचेंगे। आप आज तक हुई किसी? वो 56 घोटाला करके बीजेपी जीती थी। अरे एक घोटाला कोई पकड़ा गया? इन्होंने बोला, ये कांग्रेसियों ने बोला साहब ढेंचा बीच हो गया, और ये हो गया और सो हो गया, कोई पकड़ा गया? कोई जेल गया? नहीं गया। अब ये बोले कि उन्होंने किया, किसने किया? कोई नेता पकड़ा गया? अरे कोई आईएएस पकड़ा गया? जो आईएएस उत्तराखंड वालों ने बोला, उत्तराखंड की सरकार ने बोला कि 2 आईएएस चंद्रेश यादव और पंकज पांडे का ये करप्ट हैं, इन्होंने राजमार्ग घोटाला किया है ना? आरोप पत्र भी दे दिया सीबीआई ने उनको, भारत सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी। तो या तो आपने झूठे आरोप लगाए उन पर, अगर आपके आरोप सच्चे थे तो आपने उन करप्ट लोगों को देखो ना, उनके साथ फिर वही वो कर। तो इनका कोई पता नहीं चल रहा है, इनका शासन करने का किस तरह के शासन है। तो वो सारी चीजें हैं, इस वजह से लोगों को आज तक जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, आप महिला आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया महिलाओं के साथ। हमारे सामने हम जब कांड हुआ था, गए थे वहां पर, तो महिलाएं बता रही थी एक लड़के को दबाया, वो शायद वो नेगी था इधर भानियावाला का जो लड़का, तो पहले दबाया उसको, जब आंदोलनकारियों ने देखा खींच के लेके उसको, और खींच के लेके पता नहीं कहाँ ठिकाने उसको, उसके लाश को ठिकाने लगा दिया। इस तरह जो हुआ, अब ये है कि हमको कुर्सी मिल जानी चाहिए दूसरे और दुनिया को ठगने के लिए, क्योंकि उस दिन 9 नवंबर को हाथ जोड़ने चले जाएंगे सारे के सारे, जिसकी भी सरकार आएगी वो सब करेंगे, लेकिन उन आतताइयों को, उन अत्याचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी। न आपने नैनीताल हाई कोर्ट में ढंग से पैरवी की, न आपने मुजफ्फरनगर दूसरी कोर्ट में आपने पैरवी की, न आपने वहां जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो तो थे एक तो शायद जोत सिंह गुनसोला थे और लोग थे उस समय, वो नैथानी थे वहां पर हाई कोर्ट में, उन लोगों ने किया। तब जाके उसको शुरू में तो सीबीआई की जांच की मांग हुई थी, लेकिन अपनी सरकार ने क्या कोई आयोग बिठाया? क्या कोई उसके सामने किया? तो किस तरह, मतलब अपनी कुर्सी है, पद लोलुपता है कि कुर्सी, अपनी कुर्सी मिलनी चाहिए, अपने परिवार वालों को सेट होना चाहिए, उसके बाद फिर अपनी पार्टी वालों को होना चाहिए। फिर इस तरह से एक क्रम बना हुआ है कि पहले मैं खाऊं, मेरे बच्चे खाएं, मेरे भाई बंद खाएं, फिर मेरे ये रिश्तेदार खाएं, फिर मेरे दोस्त खाएं, फिर मेरी पार्टी वाले खाएं, तब जाके जब नंबर आएगा तब खाने का, तब राज्य वालों का आएगा। इसके तो राजधानी की हम बात करें, अभी भी अस्थायी राजधानी, हालांकि ग्रीष्म राजधानी गेट्सों को बना जरूर दिया है, कई सारी योजनाएं भी उसके लिए की गई हैं, 10 सालों तक 25,000 करोड़ का टारगेट भी वहां पर। किस तरह से देखते हैं ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनी? देखिए, मैं सोच रहा हूँ ये ठगी नहीं, महा ठगी है। और मतलब आप उत्तराखंड की जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं, मीडिया वाले भी लोगों को या तो बेवकूफ समझ रहे हैं, या तो मीडिया वाले जानबूझ के अनजान हैं, या तो इतने इग्नोरेंट हैं। आप ये समझिए कि इनका ग्रीष्मकालीन राजधानी से मतलब क्या है? क्या ये ग्रीष्मकालीन वहां पर 6 महीने के लिए सचिवालय बनाएंगे ग्रीष्मकाल के लिए? क्या सारा देहरादून से सारा जिस तरह से वो सारा जो सचिवालय है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन जाड़ों में श्रीनगर से जम्मू आ जाता है, क्या इसी तरह से देहरादून से गर्मियों में सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी फाइलें, ये लाखों फाइलें आपके गैरसैंण भराड़ी से जाएंगी? क्या आप उस तरह का चाहते हैं? अगर उस तरह का नहीं चाहते हैं, अगर सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारे जितने आईएएस, आईपीएस, जितने पीसीएस, जितने टॉप ब्यूरोक्रेट अगर वहाँ राजधानी में, अगर उन्होंने गैरसैंण में नहीं बैठना है, तो वो किस पर? राजधानी का मतलब क्या है? जहां से राज चलता है उसी को राजधानी कहते हैं ना। जहां विधानसभा भवन बनने से तो राजधानी नहीं हो जाती वो।
है ना। आपने विधानसभा भवन बनाया 3-4 दिन के 6 दिन के लिए, वहाँ पर तफरी की ग्रीष्म काल में वो कर देंगे, विधानसभा सत्र कर देंगे, फिर वापस चले आएंगे। जाड़ों में तो आप पिछली बार तो भाग के चले आए थे। देखिए हिमाचल प्रदेश की आप बात है, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में, पालमपुर में, हाँ, तो वो क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो वहाँ शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन है वो, मैंने वहाँ बात की, वो मैडम है वहाँ पर विधानसभा सचिव, उन्हें कहा हफ्ते भर चलते, विधानसभा जब सत्र होता है यहाँ आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो विधानसभा सत्र करने के लिए आप आते हैं। वही हाल नागपुर का है, महाराष्ट्र की राजधानी कहते हैं, वो भी विधानसभा का सत्र चलता है। केवल जम्मू कश्मीर में है कि जहां आपका शासन भी चलता है, कभी 6 महीने जम्मू से चलता है, 6 महीने आपका मतलब कुछ समय जम्मू से, कुछ समय श्रीनगर से चलता है। अब आंध्र प्रदेश और उसकी चल रही है तेलंगाना की, तो उसमें यह है कि कहाँ साहब बनाएंगे आंध्र वाले कि उनका भी वही राजनीति चल रही है, लेकिन वो भी 2 जगह चल रहे हैं, एक जगह विधानसभा हो गया, एक जगह वो। इस तरह से काम तो नहीं चलता। अगर आप बोल रहे हैं कि भाई जब तक आपने 6 महीने वहाँ नहीं बैठाए नहीं, तब तक वो राजधानी नहीं होती है। और अगर वैसा बनाते हैं, सुन लीजिए, क्या उत्तराखंड राज्य इतना अफोर्ड कर 2 राजधानी अफोर्ड कर सकता है? क्या जो राज्य अपना कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए भी हर महीने उधार ले रहा हो, है ना। मैंने आपको हिमाचल के 50 साल में भी उनको 40,000 करोड़ उन पर कर्ज नहीं है। हमारा 20 साल में हमारे पास 55-56,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। मतलब कर्ज खाओ और घी बांटो वाली बात आपकी बात हो गई। दरिया दिली करो, अरे इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, और जेब में पैसा नहीं है, कैसे रहेंगे? सब उधार लेके करो। अरे उधार किसको कर रहे हैं? आपका 5,000 करोड़ आपको वो देना पड़ रहा है, केवल ब्याज देना पड़ रहा है। उन हर साल 5,000 करोड़ का आप ब्याज देंगे, वो 5,000 करोड़ से कितने स्कूल बनती, कितनी सड़कें बनती, कितने अस्पताल उसके बनते, कितने लोगों को अगर स्टार्टअप करते या उसको स्वरोजगार देने के लिए आप लोगों को लोन नहीं करते, कुछ और करते, हॉर्टिकल्चर में उतना पैसा लगाते, एग्रीकल्चर में उतना पैसा लगाते, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उतना पैसा लगाते, तो कुछ बनता। लेकिन आपको आदत पड़ गई दरिया दिली दिखाने की पड़ गई, अरे साहब आज घोषणा कर दो इतना, अब 25,000 करोड़ की आप बात कर लो। ये तो ऐतिहासिक ठगी है ये जनता के साथ। मुझे लगता है कि शायद ही किसी प्रदेश में इस तरह हुआ होगा। आप जब मकान कोई चीज बनाते हैं ना, पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका सर्वे करेंगे, उसका डीपीआर बनाएंगे, डिटेल्ड जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको किस हेड में कितना पैसे की जरूरत है। आपने 25,000 किस बेस पे खड़ा कर, मैं समझ पूछिए ना उनसे, सरकार से पूछिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि मुख्यमंत्री जी आपने 25,000 करोड़ कहां पर खर्च करेंगे, आप ये बताओ। और आपने 25,000 करोड़ बोले कहां से लाओगे बताओ, ये तो नॉन प्लान से लगेगा ना, कहां से लाओगे 25,000 करोड़? अगर बिना भारत सरकार के आप ये भारत सरकार ने 80 करोड़ जो शुरू में राजधानी के देना था वो तो बराड़ी में उसका आपने वो बना दिया, बिल्डिंग बना दी, बाकी कहाँ से आएगा? अगर भारत सरकार भी दे रही है, डबल इंजन मान लेते हैं डबल इंजन है, अगर सरकार भी दे रही, क्या आपने भारत सरकार से पूछा, प्रधानमंत्री जी से पूछा, गृह मंत्री जी से पूछा कि आप हमको गैरसैंण के लिए कितना पैसा दे रहे हैं? आपकी अपनी हैसियत तो है नहीं ना इतना 25,000 करोड़ खर्च करने की, और आपने कहते हम 25,000 करोड़ खर्च करें, कहाँ से करेंगे? ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार से आपने पूछा नहीं, पहले घोषणा कर दी, तो आपने ये भी नहीं कहने 25,000 करोड़ काय पे लगेंगे? क्या वहाँ पर काफल बांझ और इनके पेड़ों पर लटकाएंगे 25,000 रुपये? क्या नोट चिपकाएंगे? कैसे लगाएंगे? क्या करेंगे उनका? सड़कें बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, आपका क्या बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली पहले तो आपने कर दिया, कहीं पर सचिवालय बना रहे हैं, कहीं कुछ। अरे आपने वहां का मास्टर प्लान बनाया, पहले टाउन प्लानिंग की आपने। बेहतर अगर विजनरी होते तो पहले आपने बराड़ी की टाउन प्लानिंग करनी थी। जो समस्या आगे आनी थी कि आपको यहाँ पर आपका ड्रेनेज होगा, यहाँ आपका बिल्डिंग होगा, यहाँ आपकी पार्किंग होगी, यहाँ आपका खेल के मैदान होंगे, यहाँ के कम्युनिटी सेंटर्स होंगे, यहाँ पर मॉल होंगे, यहाँ शॉपिंग मॉल होंगे, या इस तरह से रिक्रिएशन वाले होंगे, यहाँ सिनेमा हॉल होंगे, यहाँ अस्पताल होगा। ये सारी चीज़ें मास्टर प्लान तो बनेगा पहले।
मास्टर प्लान जो बनता है वो उस हिसाब से जनसंख्या को आप जो उसकी डेमोग्राफी होती है उसको सेटल करते हैं आप। यहाँ सरकारी कर्मचारी रहेगा, यहाँ आपका बिजनेस कम्युनिटी वाले रहेंगे, इधर वाले गांव वाले रहेंगे, इस तरह से करना होता है उसको। आपने न मास्टर प्लान बनाया, न टाउन प्लानिंग का लिए 25,000 करोड़ की घोषणा कर दी, तो ये तो बहुत बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी। चूंकि 20 साल के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं तो साफ चीज़ है कि जो विकास है उत्तराखंड में उस धरातल तक वहाँ तक नहीं पहुँच सका जो जिस बुनियाद पर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था राज्य आंदोलन के, चाहे वो उनको न्याय दिलाने की बात हो या फिर जिस तरीके से जो ग्रीष्मकालीन राजधानी का जो गैरसैंण में है उसको लेकर किस तरह डेवलप किया जाना चाहिए, किस तरीके से वहाँ पर विकास हो, इसके लेकर प्रॉपर विजनरी सरकार ने नहीं दिखाई है अभी तक। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सुशांत सिंह के साथ अमित रतूड़ी, समय साक्ष्य।